शब्द बनाते हैं। सही और सुव्यवस्थित शब्दों का वैसा समूह जो एक अर्थ देता है जिसे हम शब्द कहते हैं। वैसे ही वाक्यों को भी सही और सुव्यवस्थित रूप में सजाया जाता है। जिस क्रम में आना चाहिए उसको पदक्रम कहते हैं। और सही पदक्रम में जब हम उसको सजाते हैं तो वह एक विशेष अर्थ को देता है। अगर उस पदक्रम को में वह सारे शब्द हैं जो सही रूप में होने चाहिए, लेकिन अगर उसमें फेरबदल कर देते हैं तो या तो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है, भिन्न हो जाता है, या नहीं तो वह अर्थ नहीं देता है। वैसे वाक्य को जो उसका अर्थ नहीं देता है वह वाक्य नहीं कहलाता है। ठीक है। और अगर अर्थ विपरीत हो जाता है वाक्य का तो हम जो कहना चाह रहे हैं वह सुनने वाला नहीं समझ पाता है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण है, चला हल रहा किसान है। यहाँ पर वे सारे शब्द हैं जो एक सही वाक्य में होने चाहिए, लेकिन क्या यह वाक्य है? नहीं है। क्योंकि इसमें यह सुव्यवस्थित रूप में नहीं है। बसी है किनारे दिल्ली के जमुना। यहाँ पर अर्थ अगर निकलता भी है तो वह दिल्ली के किनारे जमुना बसी है ऐसा लग रहा है, तो अर्थ भी विपरीत जा रहा है, यानी सही अर्थ को नहीं दे रहा है। तो यह वाक्य यह भी नहीं है। हमें चाहिए बचना प्रदूषण से, तो यह भी सुव्यवस्थित रूप नहीं है। ठीक है। तो इसे हम वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में कई शब्द हैं। लेकिन इसे पढ़कर बोलने वाले या लेखक का जो है वह पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। अथवा यह कहा जा सकता है कि शब्दों की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए हम इसे, और अगर उसे इस प्रकार से कहेंगे कि किसान हल चला रहा है तो यह सुनने वाला आसानी से समझ जाता है और यह एक व्यवस्थित रूप है। वहीं कहें दिल्ली यमुना के किनारे बसी है, तो यहाँ पर समझ में आता है कि यमुना एक नदी है जिसके किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ, दिल्ली नगर बसा हुआ है ना। हमें प्रदूषण से बचना चाहिए। तो यहाँ पर उन्हीं तीनों वाक्यों का जो वहाँ अव्यवस्थित रूप में थे वह यहाँ तीनों व्यवस्थित रूप में हैं, तो यह समझ में आता है। ये वाक्य निश्चय ही वाक्य कहे जा सकते हैं क्योंकि इसमें शब्दों की व्यवस्था व्याकरण के अनुसार से है, यानी व्याकरण सम्मत है। व्याकरण के अनुसार से उसे सजाकर सही रूप में लिखा गया है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग वाक्य की परिभाषा दे सकते हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्राप्त हो उसे हम वाक्य कहेंगे, है ना। ठीक है। सार्थक शब्दों का सार्थक शब्द भी हो और वह व्यवस्थित रूप में रहे। अगर व्यवस्थित रूप में है तथा उससे जो सही अर्थ प्राप्त हो रहा है, पूर्ण और सही अर्थ अगर प्राप्त हो रहा है तभी वह वाक्य कहलाता है। ठीक है। तो वाक्य का मुख्य रूप से दो अंग माना गया है। दो भाग माना जाता है। पहले भाग को हम लोग उद्देश्य कहते हैं, दूसरे भाग को विधेय कहते हैं। ठीक है। अब उद्देश्य जो है वह है जिसके बारे में कुछ बात कही जाती है, कुछ बात जिसके बारे में कही जाती है वह उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बातें कही जाती है वह विधेय कहलाता है। ठीक है। जैसे इसमें कहें कि अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे, तो कौन व्याकरण पढ़ा रहे? अध्यापक। तो अध्यापक के बारे में कहा जा रहा है तो अध्यापक क्या हो गया? उद्देश्य है। ठीक है। बिमला बाजार जाती है, कौन बाजार जाती है? तो बिमला बाजार जाती है, यहाँ बिमला उद्देश्य है। कुछ छात्राएं मैदान में खेल रही हैं, तो कौन खेल रही हैं? कुछ छात्राएं खेल रही हैं, तो कुछ छात्राएं यह क्या है? उद्देश्य है। दिनेश खाना खा रहा है, कौन खा रहा है? दिनेश खा रहा है, तो दिनेश क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। तो इस प्रकार से अध्यापक, बिमला, कुछ छात्राएं और दिनेश ये सभी उद्देश्य हैं, क्योंकि
इन सब के विषय में कुछ कहा गया है, तो उद्देश्य को हम लोग कर्ता कहते हैं, कर्ता भी कहते हैं, और मूल रूप से वह कर्ता के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, तो इसे हम लोग कर्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बात कही जाए वह उद्देश्य है। तो इन वाक्यों में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया है वह है क्या? अध्यापक क्या पढ़ा रहे? व्याकरण पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो अध्यापक के बारे में कहा जा रहा है कि व्याकरण पढ़ा रहे हैं। हाँ, और उसके बाद में जो है वह विमला के विषय में कहा जा रहा है कि बाजार जाती है। ठीक है, और जो है कुछ छात्राएं के विषय में कहा जा रहा है कि मैदान में खेल रही हैं। हाँ, और दिनेश के बारे में कहा जा रहा है कि खाना खा रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं, जो कि कर्ता यानी उद्देश्य के बारे में कही गई, वे सारी बातें क्या हैं? वे सारी बातें विधेय हैं। हाँ, तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य और विधेय को समझने के लिए हम लोग नीचे की तालिका के अनुसार से उसका अध्ययन करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा। उद्देश्य के रूप में सुभाष है और खेलता है विधेय है, तो पूर्ण वाक्य बनता है क्या? सुभाष खेलता है। अब प्रेमा कुमार पत्र लिखती है, तो प्रेमा कुमार जो है वह क्या है? उद्देश्य है, और पत्र लिखती है विधेय है, तो वाक्य बनेगा प्रेमा कुमार पत्र लिखती है। हाँ, अब कहें तुम गाड़ी चलाते हो, तो तुम हो गया उद्देश्य और गाड़ी चलाते हो विधेय, तो पूर्ण वाक्य हो गया तुम गाड़ी चलाते हो। चोरी करना पाप है, चोरी करना क्या है? उद्देश्य है, और पाप है, चोरी करना के बारे में बतलाया जा रहा है, तो वाक्य बना चोरी करना पाप है। मूर्ख भेद बता देता है, तो मूर्ख हो गया उद्देश्य जो भेद बता देता है। क्या बता देता है? क्या उसके बारे में विस्तृत जानकारी है, तो वह भेद बता देता है, इसलिए वह विधेय है, तो वाक्य बनेगा मूर्ख भेद बता देता है। तो व्याकरण का वर्गीकरण जो है वह निम्नलिखित दो आधार पर किया गया है। या आगामी कक्षाओं में भी यह पूछा जाता है, इसलिए इन भेदों को अच्छी तरह से पढ़कर याद कर लेंगे, और इनके परिभाषाओं के में जो जिन कंडीशंस को यानी जिन स्थितियों को समझाया गया है उसे भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला है विधानवाचक यानी सकारात्मक जो है, निषेधवाचक यानी नकारात्मक, प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन किया जाता है यानी प्रश्न पूछा जाता है, इच्छावाचक जिसमें किसी भी प्रकार की इच्छा जताई जाए, संदेहवाचक अगर किसी भी प्रकार का संदेह हो तो वह है ना, आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा अनुमति जैसा हम लोग देते हैं तो आज्ञावाचक, संकेतवाचक किसी भी न किसी चीज़ का संकेत देता है तो वह संकेतवाचक, और विस्मयवाचक जिसमें कि किसी भी प्रकार का विस्मय जो कि हम भाव दर्शाते हैं तो वह विस्मय होता है, विस्मयवाचक। तो इसके बारे में वह जो डिटेल है वह यहाँ है। क्या है? पहला विधानवाचक, जिस वाक्य के द्वारा किसी काम के होने या करने का बोध होता है, सामान्य रूप में में करने या होने का बोध होता है, उसे हम लोग कहते हैं विधानवाचक वाक्य, है ना। निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य में जिस वाक्य से किसी काम के न करने या न होने का बोध होता है वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि इसमें अगर लें विधानवाचक में अगर उदाहरण लें तो कहते हैं सुरेखा पत्र लिख रही है, वहीं निषेधवाचक में अगर कहेंगे तो सुरेखा पत्र नहीं लिख रही है, वहाँ लिख रही है तो हो गया वह विधानवाचक। और अगर कहें कि सुरेखा पत्र नहीं लिख रही है तो लिखने का काम नहीं कर रही है, इसलिए निषेधवाचक। ठीक है, कहें पृथ्वी गोल है, तो यह क्या हो गया? सकारात्मक है, तो यह हो गया विधानवाचक में आ गया। और उसी वाक्य में अगर नहीं लगा देंगे पृथ्वी गोल नहीं है तो आप उस बात को नहीं मान रहे हैं, यानी कि निषेधवाचक, है ना। और प्रश्न में प्रश्नवाचक वाक्य, जब वाक्य में किसी प्रकार का भी प्रश्न किया जाए तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कौन, क्या, किसने, क्यों, कैसे, इस प्रकार का जो जब भी ज़्यादातर में क्या लगा होता है, कौन भी लगा होता है, कैसे लगा होता है, क्यों लगा होता है, किस लिए,
किसके लिए किसी भी तरह का प्रश्न अगर होता है तो अंत में उसमें प्रश्न सूचक चिन्ह होता है मुख्य रूप से, और वह निश्चित रूप से लगाना चाहिए। जैसा उदाहरण दिया है कि कल तुम्हारे साथ कौन था, यानी पूछा जा रहा है कि कौन था, तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। और फिर कहा है कि क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं, तो उससे पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर भी प्रश्न किया जा रहा है ना। इच्छावाचक, जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, आप इच्छा करते हो कि भगवान तुम्हारा भला करे, आशीर्वाद देते हैं खुश रहो, स्वस्थ रहो, शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत बधाई हो किसी चीज़ का, जन्मदिन का या विवाह का या और चीज़ का, किसी भी खुशी का के चीज़ में हम लोग शुभकामना देते हैं ना। जो छोटे होते हैं उसको आशीर्वाद दिया जाता है, या नहीं तो आप किसी के लिए भला चाहते हैं तो भला कहते हैं, अच्छा हो, तुम्हारा भला हो, या तुम्हारी यात्रा सफल हो। यह सब क्या, यह सब इच्छा की जाती है। तो इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध जिन वाक्यों से होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहते हैं आपका जीवन सुखमय हो, यहाँ पर शुभकामना है, आशीर्वाद भी है, कह सकते हैं इसको, है ना। कहें ईश्वर सबकी सहायता करे, या इच्छा कर रहे हैं कि ईश्वर सहायता करे, आप तो सहायता, ठीक है, आपसे जो बन पड़ा आप तो आपने किया, और आप कहते हैं ईश्वर सबकी सहायता करे, दुनिया में जितने भी लोग हैं उसकी सहायता करे। ईश्वर अगर सहायता करता है तो यह क्या है, यह इच्छा जता रहे हैं। यह दोनों वाक्य इच्छावाचक वाक्य में कहे जाएंगे। फिर कहते हैं संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से काम के होने में संदेह अथवा संभावना का भाव हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहें शायद, ज़्यादातर शायद लगा होता है, ठीक है, तो कहते हैं शायद आज वर्षा हो जाए, तो यहाँ पर संभावना है, हो सकता है, संदेह है, वर्षा हो भी सकती है ना। फिर अगर संभावना जताते हैं पिताजी अब तक घर पहुँच चुके होंगे, यहाँ पर भी संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है पिताजी घर पहुँच चुके होंगे, है ना। तो संभावना जताई जाए या संदेह हो कि हो सकता है वह ऐसा किया गया हो, तो ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य में आते हैं, ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश या विनय का बोध हो, विनती भी करते हैं, आदेश भी देते हैं, आज्ञा भी देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार का जैसे कि जो वाक्य हैं वह आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। उदाहरण हुआ इसका कि सभी छात्र खड़े हो जाओ, तो आप आज्ञा दे रहे हो या आदेश दे रहे हो, आज्ञा या आदेश कहते हैं इसको कि खड़े हो जाओ। कृपया शांति से बैठिए, तो आप विनती भी कर रहे हैं, कृपया शांति से बैठिए। जो बड़े लोग होते हैं तो आप सभा में हैं, तो आप सभा को अगर संबोधित कर रहे हैं और तो आपकी बातों को कोई सुने तो इसके लिए तो शांत करना होता है ना, तो वहाँ विनती करते हैं, विनय करते हैं। तो विनय हो, आज्ञा हो या आदेश हो तो वह आज्ञावाचक वाक्य में कहलाएगा। संकेतवाचक, जिस वाक्य से एक क्रिया का होना, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वह दूसरी क्रिया की ओर संकेत करता है कि अगर यह होगा तो वह होगा। ठीक है, एक के होने पर ही दूसरा का होना होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे अंकों से पास होंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल कर जाएंगे। यह संकेत कर रहा है, बतला रहा है, ठीक है, उसके परिणाम को भी समझा रहा है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप वैसा पाते हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसका बुरा परिणाम होता है। तो ये कहा है कि यदि समय पर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यहाँ पर शर्त भी है, कहते हैं जब दिनेश आएगा तब हम सब देहरादून जाएंगे। तो दिनेश अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, अगर दिनेश, तो उसके आने का और देहरादून जाने पर मतलब तब सभी मिल करके जाएंगे। तो यहाँ पर संकेत है कि दिनेश के आने पर ही सभी देहरादून जाएंगे। तो एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। विस्मयवाचक, जिस वाक्य में हर्ष, खुशी हो, विस्मय हो, आश्चर्य हो, शोक के भाव हो, यह विस्मयवाचक होता है। तो हमारे चेहरे पर किसी न किसी प्रकार का भाव ऐसा होता है। जब खुशी होती है तो हम रोने लगते हैं, ऐसा है नहीं ना है।
जब खुशी होती है तो हंसते हैं, जब शोक होता है तो हम दुख प्रकट करते हैं, या आश्चर्य होता है तो आश्चर्य के वक्त में एक अलग भाव होता है कि हाँ कुछ अनोखा चीज़ हो जाता है तो वैसा आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो अलग अलग भाव हमारे चेहरे पर आते हैं, तो वह विस्मय लाते हैं। हाँ ठीक है, जब जैसा हम सामान्य स्थिति में होते हैं उससे अलग रूप में तभी दिखते हैं। हाँ, जैसा यह कहा गया है, हाय बेचारा लुट गया, शोक दर्शा रहे, है ना। कहता है अरे पिताजी आ गए, विस्मय है। हाँ, उस समय नहीं आ सकते, शाम में आते, कभी दोपहर में ही अगर पिताजी आ जाते तो कहते ना कि अरे पिताजी आ गए। इसके बाद क्या कहता है कि आहा कैसा सुहावना मौसम है ना। कहते हैं आहा कैसा सुहावना मौसम है, तो यहाँ पर हर्ष दिखला रहे हैं, खुशी हो रही है, सुहावना मौसम है, अच्छा है, सभी को अच्छा लगता है ना। तो वह कहते हैं अर्थ के आधार पर इसमें अब अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन वह कैसा होता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य निम्नलिखित प्रकार से बदले जा सकते हैं। अब एक ही वाक्य है, अलग अलग रूप में कैसे बदला जाता है, वही कहा है इमारा और सईद हज पर जाएंगे, यह विधानवाचक में। इमारा और सईद हज पर नहीं जाएंगे, निषेध में आ गया। क्या इमारा और सईद हज पर जाएंगे, प्रश्नवाचक। इमारा और सईद को हज करना चाहिए, यह इच्छा दर्शा रहे हैं, इच्छा है। इमारा और सईद हज की यात्रा पर जाओ, आज्ञा दे रहे हैं, है ना। शायद इमारा और सईद हज से आ गए हो, यहाँ पर शायद संभावना है, गए थे वह आ गए हो, यहाँ पर संदेह है। यदि इमारा और सईद आ गए होते तो जरूर मिलते, यहाँ पर क्या है, संकेत है। अगर वह आए होते तो जरूर मिलते, अगर इमारा और सईद आ गए होते तो जरूर मिलते। वाह, इमारा और सईद का हज पूरा हुआ, यहाँ पर क्या है, विस्मय है ना। तो इस प्रकार से एक वाक्य को अलग अलग रूप में बदला जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में भी पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा भाग है इसका, वह है रचना के आधार पर, है ना। रचना के आधार पर इसको बनावट भी कहते हैं। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जैसा नाम से स्पष्ट है, जिसमें सामान्य रूप से एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, यानी एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, यह सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कुमकुम खाना खा रही थी या खाना खा रही है, तो इसमें कुमकुम का खाना खाना एक सिंपल बात है, साधारण चीज़ है ना। तो राधिका कपड़े धो रही है, एक ही करता है, एक ही क्रिया है ना। नीरज क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सिंपल बात है ना। तो इन तीनों में कहते हैं कि कुमकुम, राधिका और नीरज यह उद्देश्य है, और खाना खा रहा है, कपड़े धो रही है, और क्रिकेट खेल रहा है या क्रिकेट नहीं खेल रहा है, यह सब विधेय हैं। तो जब वाक्य में एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, तो यह साधारण वाक्य कहलाते हैं। और उसी साधारण वाक्य को, यानी जिस वाक्य में साधारण तौर पर एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, अर्थात एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, उसको हम लोग सरल वाक्य कहेंगे। सीधी बात है ना। इसके बाद आता है कि उदाहरण है, फिर से दिया हुआ है वैसे ही साधारण वाक्य का, जैसे राहुल पढ़ता है, करता है और क्रिया है। हाँ, सुबोध का भाई राहुल धीरे धीरे पढ़ता है। हाँ, इसमें भी वही बात है। हाँ, तो राहुल और प्रियंका पढ़ते हैं, इसमें 2 करता है। ठीक है, लेकिन पढ़ने का काम एक ही हो रहा है। ठीक है, अब इसमें इन तीनों वाक्यों पर अलग अलग बातें होंगी। ठीक है, इसमें है क्या कि सुबोध का भाई राहुल धीरे धीरे पढ़ता है। ठीक है, और है क्या कि राहुल और प्रियंका पढ़ते हैं, या राहुल पढ़ता है, प्रियंका पढ़ती है ना। दूसरा टर्म है, इसमें कहा गया है कि संयुक्त वाक्य। हाँ, वैसे ही है, जैसे कि कहें राहुल पढ़ता है और प्रियंका पढ़ती है,
है ना, इसको और चीज से, दो शब्द हो या दो वाक्यांश हो, उसको जब जोड़ा जाता है तो वह कहलाता है क्या, संयुक्त वाक्य। वह योजक शब्द से, और, तथा, या, अथवा, हैं, इसलिए, परंतु, चूंकि सबसे जोड़ा जाता है। ठीक है। तो इन सभी शब्दों से जो अगर जोड़ा जाए, जैसे उदाहरण में दिया है, मिथिला पढ़ रही है और नीतीश खेल रहा है, तो दोनों अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। मिथिला पढ़ रही है और नीतीश खेल रहा है, दोनों का क्रिया भी अलग है। यहाँ पर राहुल पढ़ता है, प्रियंका पढ़ती है, तो एक साथ में उसको कह सकते हैं राहुल और प्रियंका पढ़ते हैं, है ना, तो सामान्य में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्रिया भी अलग अलग है ना। तो कहते हैं मिथिला पढ़ रही है और नीतीश खेल रहा है। यह दो वाक्य हैं और उसको और के साथ जोड़ा गया, तो यह संयुक्त वाक्य में आएगा। हाँ, अदीब खाना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने बहाना बना दिया, है ना। अदीब खाना नहीं खाना चाह रहा था, खाना नहीं खाना चाहना, है ना, खाना नहीं चाह रहा था और बहाना बनाना, दोनों को इसलिए से जोड़ा गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है ना। रेशमा विदेश गई है परंतु जल्द ही वापस लौट आएगी। गई है और आएगी, रेशमा विदेश गई है यह है, और रेशमा जल्द ही वापस लौट आएगी, यह परंतु के द्वारा जोड़ा गया है। तो दो अलग अलग वाक्यों को इसलिए परंतु और के द्वारा जोड़ा गया है। तो जहाँ पर इसलिए परंतु और हो मध्य में, तो वह दोनों वह संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब दो वाक्यों को जोड़कर एक बनाने हैं, जब एक बनाने के कारण ही जो कि योजक शब्दों के द्वारा और, तथा, या, परंतु, अथवा, यह सबसे इसलिए, हाँ, क्योंकि यह सबसे अगर जोड़ा जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है। यदि वाक्य में दो से अधिक खंड वाक्य स्वतंत्र रूप से योजक शब्द यानी कि जो समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जोड़े गए हों, तो उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है ना। और ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है। अलग अलग जो योजक शब्दों के द्वारा जोड़ा गया है तो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है कि यह कार्य करने के बाद वह होगा, यह कार्य करने पर वह होगा। जैसा कि उसमें था, उस वेद में संकेतवाचक में था कि वह उस पर निर्भर करता था, इसमें निर्भर नहीं करता है। दोनों को योजक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है तो वह एक दूसरे पर, एक दूसरे की क्रिया आश्रित नहीं होती है। लेकिन मिश्रित वाक्य में कहें कि जैसे उदाहरण है कि तुम ही कह रहे थे कि परीक्षा की तिथि बदल गई है। हाँ, उसके बाद उदाहरण है, मैंने वह घोड़ा बेच दिया जिसने तुम्हें लात मारी थी। हाँ, दोनों वाक्य रिलेटेड है ना, संबंधित है ना। तुम भी उधर चले जाओ जिधर तुम्हारा भाई गया है। यहाँ दोनों वाक्य संबंधित है। इसमें क्या कहता है, एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य आश्रित होता है निश्चित रूप से। क्या कहा, निश्चित रूप से ऐसे होता है जैसे कि पहला वाक्य है वह प्रधान है, तुम ही कह रहे थे, यह प्रधान वाक्य में आएगा। और परीक्षा की तिथि बदल गई आश्रित वाक्य है ना, वो उसने क्या कहा था वह उस पर निर्भर कर रहा है ना। दूसरा में कहते हैं कि मैंने वह घोड़ा बेच दिया, हाँ, यह प्रधान वाक्य है। और जिसने तुम्हें लात मारी थी वह आश्रित वाक्य है, कि घोड़े ने लात मारी थी, उसी घोड़े ने जो घोड़ा वह बेचा। तो घोड़ा बेच दिया यह बतलाना चाह रहा है, और उस पर संबंधित चीज अगर जोड़ देते हैं उसमें साथ में, तो यह जोड़ना जो है उससे संबंधित वाक्य है। हाँ, जिस घोड़े ने लात मारी थी, तो यह दोनों मिला हुआ है ना। प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य दोनों जुड़ा हुआ है ना। जैसे कि तुम्हारा कहना, यानी कि तुम ही कह रहे थे कि परीक्षा की तिथि बदल गई है, तो उसका तुम्हारा कहना और परीक्षा की तिथि बदलना, हाँ, परीक्षा की तिथि बदल गई है उसने कहा था, तो उस दोनों बात को जोड़ा गया है इसमें, तो अब मिश्रित है, मिला हुआ है।
फिर कहते हैं कि तीसरा वाक्य में जैसे कि कहा गया था कि तुम भी उधर चले जाओ। हाँ, यह प्रधान है, भेज रहे हैं, कह रहे हैं जाने के लिए। और कहाँ, जिधर तुम्हारा भाई गया है। हाँ, भाई का जाना अलग अलग बात है, लेकिन इसको दोनों को संबंधित है कि वह जिस दिशा में भेज रहे उसी दिशा में, तो दोनों को मिला करके तो वह जिधर तुम्हारा भाई गया है वह आश्रित वाक्य हो गया, और तुम भी उधर चले जाओ यह प्रधान वाक्य। तुम भी उधर चले जाओ जिधर तुम्हारा भाई गया है। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार व्यक्त करना होता है तो कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना पड़ता है। जब कम जगह में लिखना हो और बतलाना हो और अलग अलग बहुत सारे बातों को पूरा विचार देना है और कम समय में, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे साधारण वाक्य को जोड़ करके एक ऐसा वाक्य बनाते हैं जो उसमें सटीक चीज बोलते हैं ना। अतः जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, है ना, वह आपस में जब मिल जाते हैं तो उसी को हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, मिश्रित वाक्य में अधिकतर एक मुख्य उपवाक्य होता है। उपवाक्य जो है वह एक मुख्य होता है और बाकी उसमें आश्रित होता है, निश्चित रूप से होता है। हाँ, मुख्य उपवाक्य की पुष्टि, समर्थन, विस्तार या स्पष्टता के लिए आश्रित उपवाक्य का समावेश उसमें किया जाता है। उसको मजबूत करने के लिए, उसको उस पर बल देने के लिए, समर्थन देने के लिए एक आश्रित उपवाक्य, कम से कम एक आश्रित उपवाक्य उसमें लगाया जाता है। अगर लगा होता है तभी वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, जैसे कि कहें, इसमें एक सेंटेंस 3 रूप में कहा गया है। गिलास गिरकर टूट गया, सरल वाक्य। गिलास गिरा और टूट गया, 2 अलग अलग क्रिया है ना। गिलास ही गिरा है, दोनों वो क्या है, संयुक्त वाक्य। जैसे ही गिलास गिरा वैसे ही टूट गया, यह क्या है, मिश्रित वाक्य। अब आंधी से आम झड़ गए, सरल वाक्य। आंधी आई और आम झड़ गए, संयुक्त वाक्य है ना। पहला क्या है, आंधी से आम झड़ गए, सरल वाक्य। आंधी आई और आम झड़ गए, यह क्या है, संयुक्त वाक्य। जब आंधी आई तब आम झड़ गए, यह मिश्र वाक्य है ना। फिर है, वह स्टेशन जाकर टिकट ले आया, साधारण सरल वाक्य। वह स्टेशन गया और टिकट ले आया, संयुक्त वाक्य। जब वह स्टेशन गया तब टिकट ले आया, यह मिश्र वाक्य। वैसे ही है, घंटी बजते ही क्या है, बच्चे भाग गए। घंटी बजते ही बच्चे भाग गए, सरल वाक्य। घंटी घंटी बजी और बच्चे भाग गए, दोनों है, घंटी बजना और बच्चा भागना, दोनों को और से जोड़ा गया है, तो यह संयुक्त वाक्य। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे भाग गए, तो यहाँ पर दोनों आश्रित है, एक आश्रित है, एक मुख्य है, घंटी बजना, तो वह मिश्र वाक्य है। इस प्रकार से हम लोग इसे अपने पाठ्यपुस्तक के अनुसार से पढ़ेंगे और अभ्यास के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे।